सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। मतलब मेनली हमने अभी मैट्रिसेस या लीनियर अलजेब्रा से चीज़ों को स्टार्ट करा है, तो उसका सेकंड लेक्चर अब आ रहा है। लेक्चर नंबर 1 में बेटा आप लोग देखो, मैं एक सेकंड दिखा दूं, ये मैट्रिसेस का सीरीज चल रही है। जब मैट्रिक्स खत्म होगा तो बेटा हम डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, फिर वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। मेनली सेमेस्टर 1 में यही टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। तो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस को बेटा लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं, ठीक है। कहीं लीनियर अलजेब्रा बोलते हैं, कहीं मैट्रिसेस बोल देते हैं। फिलहाल लीनियर अलजेब्रा ज़्यादा सही शब्द है, लेकिन आप समझने के लिए मैट्रिसेस समझ सकते हैं। चैप्टर तो ये चल रहा है। रिकैप में हमने क्या देखा था? इनवर्स सीखा था बेटा। एलिमेंट्री ऑपरेशन से बिल्कुल बेसिक था वो वाला कॉन्सेप्ट। क्लास 11 12 में भी बच्चे कहीं पढ़े होते हैं, लेकिन बीटेक में भी सेमेस्टर 1 में कभी कभी वहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया होगा उसमें, उम्मीद है कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा। अब आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वो है इक्लोन फॉर्म। देखो, हमने ना सारे पूरे लीनियर अलजेब्रा को या पूरे टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा है, जिससे कि छोटे छोटे वीडियो बने और एक वीडियो में एक कंप्लीट टॉपिक फिनिश हो जाए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टारगेट है हमारा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी और मेनली होगा कि एग्जाम में आप जल्दी से इसे कर ले जाएं। तो इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालना है। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी एक बात समझ, हाँ एक सेकंड आप में से कोई बच्चे मुझे मैसेज डाल रहे थे, सर कहाँ कांटेक्ट करें। तो आप लोग ये जो सेमेस्टर वाला का एक बेटा टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से सेमेस्टर्स वाला, SEMESTERSWALLAH। तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिए। सेमेस्टर्स से रिलेटेड सारे डिस्कशन वहीं होंगे। कुछ बच्चे मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ गए हैं, कोई इशू नहीं है, जुड़े रह सकते हैं। लेकिन जो सेमेस्टर्स से रिलेटेड डिस्कशन होगा वो सेमेस्टर वाला के टेलीग्राम चैनल पे होगा। और वहाँ पे जो मेरा चैनल है उसमें बेटा हम लोग वहाँ गेट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। वहाँ तो मिक्स ना हो जाएं चीज़ें, इसलिए दोनों को अलग कर दिया है। खैर, इक्लोन फॉर्म से रैंक निकालने से पहले बेटा एक हल्का सा आइडिया आपको रिकैप दे देते हैं कि रैंक कहते किसे हैं। मेन टारगेट हमारा इक्लोन फॉर्म ही है, पर रैंक किसे कहते हैं। देखो, किसी को आइडिया है रैंक के बारे में? वैसे बोला जाता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ गिवन मैट्रिक्स, है ना। अब ये पता नहीं क्या लिखा है, तो बेटा क्या बोल दिया, देखो समझाते हैं। ये मैंने रैंक की डेफिनेशन लिख ली, लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। आप में से बहुत से बच्चे इसको एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे होंगे, तो उनका भी मैंने दिमाग में रखा है चीज़ों को। बेटा रैंक की ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑर्डर ऑफ द नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ गिवन मैट्रिक्स। सबसे पहले तो जो है नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स के हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स आपको देखना है। ये नॉन सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है। बेटा एक चीज़ तो आपको याद होगी, किसी मैट्रिक्स में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो ए क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो बेटा ए कहलाता है सिंगुलर। ये क्लास 11 12 में पढ़ा होगा आपने। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। तो बेटा मेनली हमें इस तरह के सब मैट्रिक्स पर फोकस करना है जो नॉन सिंगुलर हो। बेटा हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स सर्च कर लो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो मौजूद है, और उसकी ऑर्डर को ही रैंक कह देते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो सामने ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ इसकी रैंक 3 है, इस बात का क्या मीनिंग है, रैंक 3 है। ये बेटा 3x3 का मैट्रिक्स है। आपको एक बात तो कंफर्म है ना कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसमें तो हम डिटर्मिनेंट चेक कर सकते हैं। चेक करें इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। तो बेटा इसका जब आप डिटर्मिनेंट देखोगे, डिटर्मिनेंट, तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -8। चेक करके देख लीजिएगा, -8 आएगा। जब डिटर्मिनेंट -8 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट कैसा हो गया, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। बेटा 3x3 का जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। दिया हुआ मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा इसकी ऑर्डर है 3x3, तो हम कह देंगे इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है। यहाँ 3 रिप्रेजेंट का मतलब है कि इसके अंदर 3x3 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो खुद ही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा कि सर इसी का नॉन सिंगुलर चेक करा, इसी को रैंक बोल दिया, ये कुछ बात अच्छे से पकड़ में नहीं आई। बेटा दूसरे एग्जाम्पल को देखिएगा, सामने लिखा है इसकी भी रैंक 3, लेकिन ये मैट्रिक्स आपको 4x4 का दिया हुआ है। अब चेक करते हैं 4x4 का क्या डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। हाँ बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कंफर्म है, आप देखिएगा इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ये कंफर्म है। तो बेटा गिवन मैट्रिक्स है सिंगुलर, तो सिंगुलर पे कहा है रैंक नहीं पता चल सकती। यहाँ देखो नॉन सिंगुलर चाहिए आपको, आप पॉज करके भी देख सकते हो इस बात को क्या लिखा हुआ है। तो सिंगुलर है, इसका मतलब इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। इसकी रैंक 4, सॉरी ऑर्डर 4x4 है, लेकिन वो सिंगुलर आ गया। तो आप कह देंगे ये रैंक का बेटा सिंबल है, रैंक को रो से दिखाया जाता है, तो रैंक कैन नॉट बी 4।
ठीक है। अब इसके अंदर से हम 3x3 का एक मैट्रिक्स पिक करेंगे, कोई सा भी जो आपको मन करे। अच्छा मान लीजिए मैंने पहला वाला ही पिक करा, बेटा पहला वाला देखो ये एक 3x3 का मैट्रिक्स इसके अंदर से लिया, ये मैट्रिक्स तो यही है, मैंने जान के इस एग्जांपल को ऐसे लिखा। हम जानते हैं इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो बेटा यहाँ पर जो सब मैट्रिक्स आया बेटा इसको ना सब मैट्रिक्स मतलब इस बड़े वाले मैट्रिक्स का एक छोटा पोर्शन, जैसे सेट का सबसेट होता है वैसे ही मैट्रिक्स का छोटा पोर्शन ले लोगे तो सब मैट्रिक्स, इसलिए सब मैट्रिक्स लिखा है। अब बताइए ये वाला जो है अगर मैं आपका डिटर्मिनेंट A1 इसको बेटा सब मैट्रिक्स कह दिया, मान लो ये A1 है, इसका डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मींस A1 इज नॉन सिंगुलर, दैट इज नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 3x3 एग्जिस्ट। बेटा इसके अंदर इस 4x4 वाले मैट्रिक्स के अंदर 3x3 का नॉन सिंगुलर आपको देखो मिल गया। तो जैसे ही 3x3 का नॉन सिंगुलर मिला तो नॉन सिंगुलर मिलते ही आप कह देते हैं हमें रैंक पता चल गई, मतलब इस बड़े वाले मैट्रिक्स की रैंक हम 3 कह रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस है कि देयर विल एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 इन दिस होल मैट्रिक्स, इसके अंदर 3x3 का नॉन सिंगुलर आपको मिल जाएगा। अब अगर सर ये सिंगुलर आ जाता तो क्या करते, तो बेटा फिर कोई दूसरा देखते, फिर दूसरा भी सिंगुलर आ जाता तो कोई तीसरा देखते, मतलब इनमें से 3x3 का ही पिक करना है आपको, किसी रो या किसी कॉलम को डिलीट करके, है ना। इस तरह से अगर आपको बेटा एक भी नॉन सिंगुलर मिल गया 3x3 का मैट्रिक्स तो फिर आप कह देंगे कि इसकी रैंक 3 है। मान लीजिए सारे 3x3 के भी सिंगुलर आ गए तो फिर आप 2x2 से चेक करना शुरू करेंगे। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो बेटा रैंक मैंने 2 बोली हुई है अगले वाले की। पहले तो इसकी ऑर्डर कितनी है बेटा, इसकी ऑर्डर है 4x5, तो सबसे पहली बात तो इसमें से आप ना 5x5 का मैट्रिक्स पिक ही नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में चाहिए, और यहाँ पे आप मैक्सिमम 4x4 का मैट्रिक्स इसके अंदर से निकाल सकते हो, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। तो बेटा अब इसमें से 4x4 का उठाएंगे हम, आप कोई सा भी 4x4 का ले लो। कैसे लोगे, किसी एक कॉलम को डिलीट कर दीजिए 4x4 का मैट्रिक्स मिल जाएगा आपको, किसी दूसरे कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो भी 4x4 का मिल जाएगा। तो बेटा इसमें से जितने भी 4x4 के हैं सारे सिंगुलर हैं, चेक करके देख लेना, मैंने चेक कर रखा है, मुझे मालूम है, देखने से भी पता चल जाता है। हालांकि जब आप कंपटीशन में पढ़ोगे हमसे कभी आगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये कैसे सिंगुलर है, देख के कैसे पता चल रहा है। अभी सेमेस्टर के एग्जाम के लिए इतनी जरूरत नहीं होती कि देख के जानो कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, फिलहाल ये सिंगुलर निकलेगा इसमें से 4x4 के सारे। बेटा अब इसमें से आप 3x3 के कोई से उठा लो, मतलब 3x3 के कैसे उठाओगे, किसी एक रो और 2 कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 3x3 का उठ जाएगा। देखो मैं एक चीज लिख देता हूं आपके लिए, मान लीजिए आपने 4x4 का देखो इसके अंदर से ये ले लिया, ये 4x4 का ले लिया, सिंगुलर है, कोई दूसरा ले लोगे सिंगुलर है, कोई तीसरा ले लोगे सिंगुलर है, सब सिंगुलर है, हमें मालूम है इसलिए बोल रहे हैं। फिर चलो अच्छा आप 3x3 का उठाते हैं, यहाँ देखो 3x3 का, इसको देखो सिंगुलर है, कोई दूसरा लोगे सिंगुलर है, सारे 3x3 के भी सिंगुलर हैं। तो चॉइस क्या बची कि सर 2x2 का चेक करें, हाँ चलो चेक करते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया, ये भी सिंगुलर है। बेटा 2x2 के भी बहुत सारे सिंगुलर आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको देखूं, ये बगल वाला, ये देखो 4 0 जा 0, लेकिन ये डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो ये डिटर्मिनेंट इसका +1 है, मतलब ये नॉन सिंगुलर है, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एग्जिस्ट। अब देखो आपने प्रूफ कर दिया कि इन दिस मैट्रिक्स विच इज ऑफ ऑर्डर 4x5 देयर विल एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 ऑब्जर्वेशन मेथड से। तो इसलिए कह रहे हैं इस मैट्रिक्स की रैंक देखो 2 है, तो कभी रैंक देखो इसमें 3 सीधे आ गई थी, इसमें बड़ा मैट्रिक्स था लेकिन तब भी रैंक कम आई, इसमें देखो रैंक और बड़ा मैट्रिक्स है लेकिन और कम हो गई रैंक, मतलब रैंक मैक्सिमम ऑर्डर के बराबर हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जो है स्क्वायर फॉर्म में हो, तो अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो फिर इस तरह से आपको पैटर्न देखना है, रैंक और भी कम हो सकती है। यहाँ देखो ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये इसकी ऑर्डर मैंने आपको 3x4 दी हुई है, देखो 3x4, तो इसके अंदर से आप या तो 3x3 के पिक करोगे या फिर 2x2 के पिक करोगे। ऑब्जर्वेशन मेथड से देखना, कोई सा भी 3x3 का चेक कर लेना, किसी भी एक कॉलम को हटा देना, जो बचेगा दैट विल कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, सिंगुलर है। 2x2 के उठाओ, कोई सा भी उठा लो बेटा, 2x2 का सिंगुलर है, कैसे चेक करोगे, डिटर्मिनेंट से, तो वो भी सिंगुलर हो गया, लो सारे ही सिंगुलर हो गए। तो बचा क्या, केवल बेटा एक ऑप्शन बचा कि रैंक 3 भी नहीं हो सकती, रैंक 2 भी नहीं हो सकती, तो केवल एक ऑप्शन बचा रैंक 1। जैसे ये देखो नॉन सिंगुलर है ना, ये वैल्यू नॉन जीरो वैल्यू मिल गई तो इसकी रैंक तो बनाई जाएगी, मतलब इसके अंदर से खाली 1x1 का ही मिल पाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, 2x2 3x3 के सिंगुलर आने ही जा रहे हैं। बेटा रैंक समझाना हमारा टारगेट नहीं था, टारगेट था कि अब इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को आसानी से निकाला कैसे जाए, ये है मेन टारगेट। चैप्टर का नाम भी था इक्लॉन फॉर्म से रैंक निकालिए, इतनी बात की अंडरस्टैंडिंग बनी।
या तो एक बार पॉज करके फिर से देखिएगा। मैंने कहा डायरेक्टली इक्लोन फॉर्म सिखाने से अच्छा है हल्का सा ब्रश अप कर देता हूँ रैंक का, हालांकि इसको डिटेल में और जाया जा सकता है, पर टारगेट हमारा इक्लोन फॉर्म है। बेटा आप आगे देखो, मतलब आपने ये तो देख लिया कि रैंक इज द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन अ गिवन मैट्रिक्स, इतना कंफर्म। लेकिन कैलकुलेटिंग रैंक बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एन इजी टास्क, क्योंकि सर ऐसा कब तक करते रहेंगे। ये तो आपने बता दिया कि इसमें 4x4 के सारे सिंगुलर हैं, 3x3 के सिंगुलर है, तो चॉइस खाली 2x2 बची, वो भी नजर आ रही है। 2x2 के भी कुछ सिंगुलर हैं, लेकिन अगर एक भी एग्जिस्ट कर जाएगा 2x2 का तो वो सिंगुलर रैंक 2 कहलाएगी उसकी। अच्छा क्या सर रैंक 1 से कम आ सकती है? नहीं बेटा, नल मैट्रिक्स होगा तो रैंक 0 बोल देते हैं, बाकी 1 से कम रैंक नहीं आती, इसलिए मिनिमम 1 तक ही आएगी या 1 से ज्यादा आएगी। नल मैट्रिक्स होगा तो रैंक 0 डिफाइन कर देते हैं। खैर, तो एक हल्का सा आपको आइडिया मिला होगा रैंक किसे कहते हैं। अब आप ये समझ गए कि सर ये बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आसानी से कैसे करें। तो बेटा इस काम के लिए इक्लोन फॉर्म बनाई गई, जिसको ट्राइंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप किसी मैट्रिक्स की रैंक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट लगाने की नीड नहीं होगी। तो देखो क्या है वो इक्लोन फॉर्म। सबसे पहले तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इक्लोन फॉर्म के। कोई मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है या नहीं है, इस बात का रिकॉग्निशन कैसे होगा? बेटा इस एग्जाम्पल को मैं जस्टिफाई करके दिखाता हूँ। देखना, मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने ये इक्लोन फॉर्म में है। एक सेकेंड देखो, मैं बताता हूँ, रीजन बताऊंगा आपको क्यों। ये इक्लोन फॉर्म में है, ये भी इक्लोन फॉर्म में है, ये भी इक्लोन फॉर्म में है, ये भी इक्लोन फॉर्म में है। दिस इज नॉट इन इक्लोन फॉर्म, दिस इज नॉट इन इक्लोन फॉर्म। अब रीजन ढूंढते हैं कि क्या है, आखिर जो मैट्रिक्स इक्लोन फॉर्म में है वो क्यों है, उनके अंदर क्या स्पेशल चीज नजर आ रही है। बेटा जब किसी रो में कंप्लीट एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तो उसको कहते हैं जीरो रो। बेटा इस तरह की रो को कहते हैं जीरो रो, ठीक है। और इनको कहते हैं जिसमें एक भी नॉन जीरो एलिमेंट हो उसे कह देते हैं नॉन जीरो रो। पहले एक बात तो ये पता चल गई, जीरो रो और नॉन जीरो रो। बेटा नॉन जीरो रो के अंदर नंबर ऑफ जीरोस की काउंटिंग करिए। यहां पे देखो, क्या नंबर ऑफ जीरोस आपको यहां इंक्रीजिंग पैटर्न में नजर आए? नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट शुड बी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा पहला नॉन जीरो एलिमेंट है 4, उससे पहले एक जीरो है। इसमें जो है नेक्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इज -2, उससे पहले 2 जीरो है, तो जीरोस आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक हो गया। अभी हम खाली नॉन जीरो रोज में काउंट चेकिंग करते हैं। बेटा इसमें तो चारों रो नॉन जीरो रो है ना, चारों चारों। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी, 0 0। यहाँ पे मुझे लास्ट वाला बेटा 0 लिखना चाहिए था, रुक जाओ, ये सही नहीं लिखा था, यहाँ पहले मैं 0 लिख देता हूँ। हाँ अब ये इक्लोन फॉर्म में है। अब बेटा यहाँ पे जरा काउंटिंग करिए, तो इस स्थिति में यहाँ पे देखो, क्या ये 0 आपके इंक्रीजिंग पैटर्न में शो कर रहे हैं कि हाँ सर 0 इंक्रीजिंग पैटर्न में है, तो सही। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, यहाँ पे 3 हो गए। अच्छा क्या एक एक करके ही बढ़ेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिलहाल इस वाले में चेक करो, नॉन जीरो रोज में देखो जीरोस इंक्रीजिंग पैटर्न में है, जीरो रो है उसको छोड़ देते हैं, देखो इंक्रीजिंग पैटर्न में है, मतलब जीरोस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो इस वाली स्थिति में एक जीरो के साथ बेटा देखो 3 जीरो आ गए, इसके बाद 3, मतलब इंक्रीजिंग पैटर्न तो है। 1 बाई 1 इंक्रीज करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस बस इंक्रीजिंग पैटर्न को शो करने चाहिए, नहीं नहीं जैसे जैसे नेक्स्ट रोज में आप जा रहे हैं। तो नॉन जीरो रो में एक चीज तो देख ली, यहाँ पे बेटा क्या इंक्रीजिंग पैटर्न है? देखो नहीं है, इसलिए मना किया था। इसमें इंक्रीजिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया तो मना कर दिया। इसको क्यों मना किया आपने एक बार नोटिस की होगी, यहाँ पे जो जीरो रो है बेटा वो नॉन जीरो रो के बाद में है। यहाँ पे देखो जीरो रो है, नॉन जीरो रो के बाद में है। यहाँ पे जीरो रो है, देखो दीज 2 आर जीरो रोज, ये नॉन जीरो के बाद में ही आ रही है, मतलब जीरो रोज शुड अकर आफ्टर द नॉन जीरो रोज। ठीक है, तीनों में ऐसा दिख रहा है। इसमें भी देखो जीरो रो इज अकरिंग आफ्टर द नॉन जीरो रो, ऐसा भी सही हो गया ना। अब देखिए यहां पर इस स्थिति में जीरो रो बीच में कहीं आ गई बेटा, इसलिए मना कर दिया गया। हाँ भले ही यहाँ आपको इंक्रीजिंग पैटर्न देखो नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए एक सेकेंड है, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग पैटर्न नजर आया, लेकिन जीरो रो इज अकरिंग बिफोर द नॉन जीरो रो। तो बेटा इस दूसरी कंडीशन से भी कह देते हैं रैंक आपकी इक्लोन फॉर्म में नहीं है। तो मतलब कंडीशन 2 बन गई। जब भी किसी मैट्रिक्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वेदर दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लोन फॉर्म और नॉट इन इक्लोन फॉर्म, तो फर्स्ट कंडीशन इज यू हैव टू क्रॉस चेक द इंक्रीजिंग पैटर्न ऑफ जीरोस इन नॉन जीरो रोज। बेटा नॉन जीरो रोज में जीरोस का इंक्रीजिंग पैटर्न देखना है। देखो नॉन जीरो रो में जीरोस का इंक्रीजिंग पैटर्न, जीरोस का इंक्रीजिंग पैटर्न। अच्छा एक बात बताएं बेटा, इस बाद वाले जीरो से मतलब नहीं है, नॉन जीरो एलिमेंट से पहले इंक्रीजिंग पैटर्न चेक करना है। यहां देखो 1 के बाद 3 जीरो होगा, इंक्रीजिंग पैटर्न होल्ड कर गया, कह देंगे कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। फिर कंडीशन 2 क्या है?
ऑल द जीरो रोज इफ अकर्स, मतलब देखो यहाँ पे जैसे 2 जीरो रो है, अब इसमें तो इंक्रीजिंग पैटर्न हो नहीं सकता, तो जीरो रो शुड अकर आफ्टर द नॉन जीरो रोज, ऐसा होगा तो कह देंगे वो इक्लॉन फॉर्म में है। अगर जीरो रो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हमें उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लाओ मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं अभी अभी आपके लिए। देखो मान लीजिए जीरो रो अकर नहीं कर रही, 2 4 -1 0 0 4 1 2 0 0 0 5। अब बताइए क्या ये इक्लॉन फॉर्म में है? हाँ जी, ये भी इक्लॉन फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ देखो नंबर ऑफ जीरोज आपके इंक्रीजिंग पैटर्न को शो कर रहे हैं और जीरो रो है ही नहीं तो उसको चेक भी नहीं करेंगे। तो ये 2 कंडीशन की बात कह देते हैं मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में। एक भी कंडीशन डिस्टर्ब होगी तो कह देंगे मैट्रिक्स इज नॉट इन इक्लॉन फॉर्म। चलो तो इस बात को मैं समझाता हूं आपको। देखो यहाँ पे मैंने स्लाइड में एक फोटो भी निकाल के रखी हुई है, मेरी एक नोट्स चलते हैं, किताब मेरी चलती थी पहले, तो उसकी मैंने फोटो यहाँ पे निकाल के रख दी है। यहाँ पे देखिएगा जैसे क्या कह रहे हैं, इक्लॉन फॉर्म या ट्राइंगुलर फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का इज सेट टू बी इन इक्लॉन फॉर्म। देखो नंबर ऑफ जीरोस बिफोर, गौर से देखिए, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो शुड बी इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द सबसीक्वेंट रोज। बेटा अगली रो में नंबर ऑफ जीरोस आपके इंक्रीजिंग पैटर्न को शो करने चाहिए, बट वो जीरोस कौन से काउंट होंगे? बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ये बात मैंने अभी समझाई थी। और कंडीशन 2 क्या है? देखो ऑल द जीरो रोज इफ एग्जिस्ट, बेटा जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्रॉस चेक भी नहीं करना है। तो ऑल द जीरो रोज शुड अकर एट द बॉटम ऑफ ए मैट्रिक्स। ये बॉटम ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ऑल द जीरो रोज शुड अकर आफ्टर द नॉन जीरो रोज। तो ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो कह देते हैं आपका मैट्रिक्स इक्लॉन फॉर्म में है, और नहीं है तो फिर कह देते हैं इक्लॉन फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, अब देखो फिर से चेक कर लो, नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीजिंग पैटर्न में जीरो रो इज अकरिंग एट अ बॉटम ऑफ ए मैट्रिक्स। बेटा इसमें भी कंडीशन फुलफिल। फिर से देखो मैं स्क्रीन से हट गया, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग पैटर्न नहीं मिला आपको तो फिर आपने कह दिया नहीं है। यहाँ जीरो रो बीच में आ गई तो कह दिया नहीं है। अब एक अच्छी बात, बेटा किसी भी मैट्रिक्स को आप इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी ये इक्लॉन फॉर्म में नहीं है, बट इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म। बेटा ये भी फिलहाल नहीं है ना, बट अगेन इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स आल्सो इन इक्लॉन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन तो 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। लेकिन बेटा आपके जो सिलेबस में जो चीजें होती है ना वो खाली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से काम होगा, मतलब आपको कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना है अगर इक्लॉन फॉर्म का क्वेश्चन है, जिसको ट्राइंगुलर फॉर्म भी कह रहे हैं, क्योंकि ट्राइंगल जैसा कुछ बनता हुआ दिखता है इसलिए रफली उसको ट्राइंगुलर फॉर्म भी कह देते हैं। तो आपको ना केवल और केवल इक्लॉन फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर के एग्जाम में केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे। नॉर्मल फॉर्म का आएगा तो उसमें देख लेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल इक्लॉन फॉर्म में खाली आपको रो ऑपरेशन लगाना है। ठीक हो गया? तो बेटा ये सामने है। चलो अब यही चीज मैंने यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्लॉन फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कैसे किया जाए। अभी मैंने कहा था ना कि एनी मैट्रिक्स कैन बी, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट एनी मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म। व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? कहा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के करो। सर ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं? बेटा लेक्चर 1 में बताया था जब मैं इनवर्स बाय यूजिंग ई ऑपरेशन पढ़ा रहा था। बेटा ये 3 ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन थे, आर आई इंटरचेंजिंग आर जे। देखो पता नहीं ये वाला कलर आपको नजर आ रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज बेटा इसी तरीके से आर आई टेंडिंग टू के टाइम्स आर आई, मतलब किसी रो में आप के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगली चीज है आर आई टेंडिंग टू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे। बेटा दीज 3 ऑपरेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको मैंने लेक्चर 1 में आपको बता भी दिया था, ठीक है। तो आर आई इंटरचेंजिंग आर जे, दीज आर कॉल्ड ई ऑपरेशंस। पहला वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। अब उसका बेटा प्रोसीजर क्या होना चाहिए? तो प्रोसीजर में मैंने देखो फ्लो चार्ट बना के लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है जानते हो? कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक। तो पहले इक्लॉन फॉर्म में बदलना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने पहले आपको इक्लॉन फॉर्म समझा दी। अब फ्लो चार्ट देखिए क्या है, कह रहे हैं मेक A11 यूनिटी। ये A11 यूनिटी, A11 क्या है बेटा? जो एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है, जो पहला एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, उसको यूनिटी बना दीजिए। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आपको फिर बता दें, नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। बेटा ये कंपलसरी नहीं है बट एडवाइजेबल, मतलब अगर ऐसा कर लोगे तो आगे के कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएंगे, इसलिए लिखा हुआ है मेक A11 यूनिटी। अगला देखो फ्लो चार्ट क्या, स्टेप नंबर 2, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 1 0।
बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो क्या लिखा, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 दैट लाइज बिलो A11, ये भी यार लिखना चाहिए था, दैट लाइज बिलो A11 0, उन सारे एलिमेंट्स को 0 बना दीजिए। लेकिन किससे बेटा, केवल रो ऑपरेशन लगाना है, यही बात मैंने बोला था, क्योंकि आपके सिलेबस में खाली रो ऑपरेशन वाला ही है, कॉलम ऑपरेशन से आपको करना ही नहीं है। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते समय आप कर सकते हो, लेकिन रैंक में इक्लोन फॉर्म से निकालना है तो मत करिएगा। फिर स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है मेक A22 यूनिटी, ये भी क्या है, एडवाइजेबल, नॉट कंपलसरी बट एडवाइजेबल। ठीक है, ये भी एडवाइजेबल है कि बना लोगे तो बेटर रहेगा, अभी एग्जांपल करेंगे इसके। फिर अगला देखो स्टेप 4, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2 दैट लाइज बिलो A22। देखो क्या करें, और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट को 0 बना दीजिए, दैट लाइज बिलो A22, अगेन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस बात पे ध्यान रखना, रो ऑपरेशन ही लगाने हैं बस। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बेटा रिपीट द होल प्रोसेस अंटिल वी गेट अ मैट्रिक्स इनटू एन इक्लोन फॉर्म। इस तरह की प्रोसेस को, जैसे अगला स्टेप होगा मेक A33 यूनिटी and then try to convert all the elements that lies below A33 0 by using elementary row operation। यही बात A33 के नीचे हो जाएगा। इस प्रोसेस से आप देखेंगे कि जीरोज आपके बेटा इंक्रीजिंग पैटर्न में आने लगेंगे, और 0 रो अगर आएगी तो वो बॉटम में आ जाएगी अपने आप ही, और जब आ जाएगी तो आप कह देंगे मैट्रिक्स इज कन्वर्टेबल इनटू एन इक्लोन फॉर्म, कन्वर्ट हो गया। What is the advantage of converting a given matrix into an echelon form? कोई एडवांटेज भी तो होगा, देखो मैं बता देता हूँ एडवांटेज। ये जो रैंक निकालने का इतनी मेहनत करी थी बेटा, एक सेकेंड, ये जो रैंक निकालने के लिए हमने नॉन सिंगुलर और सिंगुलर समझा था, बड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, जब आप इक्लोन फॉर्म में बदलते हैं अपने मैट्रिक्स को, तो उसके लिए रैंक क्या होती है देखना। इक्लोन फॉर्म के हिसाब से एक फॉर्मूला सीधे इसी सीट पे लिख देते हैं, एक ही सीट आपके पास रहेगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स विच इज इन इक्लोन फॉर्म। बेटा कोई मैट्रिक्स अगर इक्लोन फॉर्म में है तो बस आपको इतना करना है, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। बस कोई सिंगुलैरिटी और नॉन सिंगुलैरिटी देखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्चुअल मेथड से टाइम बहुत लग जाता है, एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन आता है सेमेस्टर एग्जाम्स में, बेटा इस तरीके से निकाल लोगे। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जितनी नॉन जीरो रोज की काउंटिंग है बस उसको कर लीजिए, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर मैट्रिक्स इनटू एन इक्लोन फॉर्म। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बेटा ये तो इक्लोन फॉर्म में था, बताइए इसकी रैंक क्या है। अभी आपने बोला ना कि सर ये तो इक्लोन फॉर्म में है, तो इसकी रैंक बताइए। देखो रैंक ऑफ ए, ये मैट्रिक्स भले ही कितने का है, 4x4 का, लेकिन रैंक क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बेटा 3, जबकि हमें 4x4 की सिंगुलैरिटी वगैरह देखनी पड़ती, टाइम वेस्ट होता। अच्छा अब इसमें बताओ, जहां जहां टिक लगा है वहां बताइए। बेटा इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यहाँ भी देखो 3 है, क्योंकि चौथी रो तो 0 है। इसमें बताइए ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का, 1 2 3 4 5 6, बेटा ये 6x4 का है, और ये इक्लोन फॉर्म में भी है, तो इसकी रैंक अगर आपने देख रहे हो 1 2 3 4, तो रैंक 4 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 4, बस इसको काउंट करिए, आपकी रैंक सामने है। इसमें देखिए इक्लोन फॉर्म में है, रैंक ऑफ ए कितनी है इसकी, सर 3, नॉन जीरो रोज 3 है। इसमें सर ये तो इक्लोन फॉर्म में ही नहीं है, क्यों निकालें अभी, क्या ये इक्लोन फॉर्म नहीं है, अभी ना लगाओ फॉर्मूला, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद लगा दीजिएगा। ये वाली इक्लोन फॉर्म में है, तो इसकी रैंक सोचो भाई क्या है। बेटा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3, क्या सर हमेशा 3 आएगी, ना 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 ना, वो तो एग्जाम्पल ऐसे सेट हो गए कि सब में 3 दिख रही है बेटा, एक में 4 भी तो दिख रही है, किसी में 2 भी नजर आएगी। इस तरह से क्वेश्चन को इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप जल्दी से रैंक निकाल सकते हैं, यही उसका एडवांटेज है। इसका यूज क्या है रैंक का, बेटा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में देख लेंगे। फिलहाल अभी आपने ये समझ लिया, अब सीधे हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो बेटा ये रहा पहला क्वेश्चन। अब फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली 2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते हैं, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देंगे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे हैं फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय इक्लोन फॉर्म मेथड। तो बेटा हमने कहा था कि मेक A11 यूनिटी, इस पोजीशन पे आपको यूनिटी बनाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो ये 1 नजर आ रहा है बेटा, सबसे पहले तो इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे देखो होगा क्या, R1 इंटरचेंजिंग R2। तो ये जो मैट्रिक्स आपका है बेटा, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, सेम मैट्रिक्स नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं, R2 को R1 पे ले जाओ, R1 को R2 पे ले जाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 - 1, देखते रहिएगा, -2 -4, आफ्टर दैट 2 3 -1, 2 3 -1 एंड -1, इतना ठीक है। फिर बेटा बाकी R3 R4 में तो कोई चेंज आया नहीं, 3 1 3 और -2 एंड द फोर्थ रो इज 6 3 0 6 3 0 एंड इट विल बी -7। बेटा नाउ यू हैव यूनिटी एट दिस पोजीशन, मेक A11 यूनिटी, स्टेप 1 हो गया।
स्टेप 1 हो गया। अब देखो फ्लो चार्ट में क्या लिखा था, मेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ C1 जीरो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। C1 के सारे एलिमेंट को जीरो करिए आप, दैट लाइज बिलो A11। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दीज टू एलिमेंट 0 0 0 या दीज 3 एलिमेंट 0 0। तो यहाँ पे देखना R2 टेंडिंग टू R2 में ऑपरेशन क्या कर दें, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस, बेटा इसमें से 2 टाइम्स माइनस कर देते हैं, R2 टेंडिंग टू 2 टाइम्स R1। ठीक है, एक तो ऑपरेशन ये आपको लगाना है। चलो पहले इस ऑपरेशन को लगा ही देते हैं, है ना, एक साथ पहले लगाने की बजाय पहले इसी ऑपरेशन को लगा देते हैं। तो देखो A इज इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट वाले में तो चेंजेस आए नहीं, ये है -4। बेटा R2 माइनस 2R1 कह रहे हैं, R2 माइनस 2R1 इट इज 0, R2 माइनस 2R1 बेटा 3 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, बेटा ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे R2 माइनस 2R1 ये 4 है, ये -1 है, बेटा ये 3 आ जाएगा। और फिर R2 माइनस 2R1 बेटा ये 8 है, तो ये 7 आ जाएगा। देखो चेंज आ गया। अब बेटा इस R3 की जगह 0 कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन आपके लिए क्या होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए ऐसे R3 टेंडिंग टू R3, बेटा R3 माइनस इसकी हेल्प से 3R1, R3 माइनस 3R1। अब ये वाला ऑपरेशन जरा लगवाइए हमारे साथ, देखो R3 माइनस 3R1 0, फिर R3 माइनस 3R1 बेटा 1 और -3 ये 4 हो गया। फिर इसमें से -3 करोगे ये प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 9, बेटा ये 9 आ गया। आगे देखो 4 3 जा 12 और ये 10 आ गया, चेक कर लो ऐसे आप भी। अच्छा फिर अगला ऑपरेशन ये है, ये 6 को इसकी हेल्प से 0 करना है, तो बेटा R4 टेंडिंग टू R4 माइनस बेटा 6R1 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। टारगेट है कि हमें कॉलम 1 में सब 0 0 करना है, बाकी क्या हो रहा है उसको रहने दीजिए, अपने आप इक्लॉन फॉर्म आ जाएगी। और कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसको कंपटीशन के हिसाब से मत देखिएगा, ये हम कंपटीशन के हिसाब से करा भी नहीं रहे, एग्जाम के सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से करा रहे हैं। R4 माइनस 6R1 बेटा यहाँ देखो तो 0, R4 माइनस 6R1 बेटा 6 और 3 9 हो गया। फिर आगे देखो 6 2 जा 12, तो बेटा ये 12 हो गया, ये 9 था ना शायद, ये 9 था। R3 माइनस 3R1 3 2 जा 6, एक सेकंड नहीं, हाँ 6 और 3 ठीक है। और R4 माइनस 6R1 6 4 जा 24, बेटा 24 में से 7 गया तो 17 आता है, 24 में 7 गया तो 17 आता है, ऐसा कुछ हो गया। इतने में किसी को प्रॉब्लम, चेक कर लें फिर से, 24 माइनस माइनस का प्लस हो गया और -7 है, हाँ ठीक है सब। अब अगला टारगेट क्या था बेटा, 2 स्टेप हो गए, A11 को यूनिटी बना लिया, उसके नीचे सब 0 आ गए। अगला टारगेट है मेक A22 यूनिटी, देखो दिखाते हैं यहाँ, देखो मेक A22 यूनिटी एडवाइजेबल है, बन जाए तो अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पे बेटा 5 लिखा, हमें यहाँ 1 बनाना है लेकिन खाली रो ऑपरेशन से, किस्मत अच्छी है कि नीचे 4 भी है, तो बेटा इस 5 को इस 4 की हेल्प से हम आराम से 0 1 बना सकते हैं। देखो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं R2 टेंडिंग टू, देखिएगा R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R3 कर दें तो यहां तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो बेटा मैट्रिक्स A किसके इक्विवेलेंट हो गया, देखिएगा मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहली रो में तो कोई चेंज है नहीं, 1 -1 -2 -4। अब बेटा सेकंड वाले में होगा, हम कह रहे हैं R2 माइनस R3 कर रहे हैं तो ये 0 ही रह गया, ये 1 हो गया। बेटा R2 माइनस R3 में ये हो गया -6, फिर देखो R2 माइनस R3 में ये हो गया -3, बाकी जगह कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज लिख लेते हैं 0 4 9 10 और आफ्टर दैट बेटा 0 9 12 0 9 12 और 7। देखो हमारे पास स्टेप 3 बन गया। स्टेप 3 में आपसे कहा गया था कि मेक A22 यूनिटी, देखो बना दिया यूनिटी, बिल्कुल फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या था, मेक ऑल द एलिमेंट्स दैट लाइज बिलो A22, क्या कह रहे हैं, बिलो A22 0 बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, मतलब अब इसकी हेल्प से बेटा इसके नीचे वालों को 0 करना है रो ऑपरेशन की हेल्प से। तो बेटा यहाँ R2 है ना, R3 में से क्या करें आखिर, देखो R3 टेंडिंग टू R3 माइनस हम कर देंगे 4R2, R3 माइनस 4R2, पहले इसी को देख लेते हैं, अगला वाला बाद में लिखेंगे। तो A इज इक्विवेलेंट टू, बेटा यहाँ देखना 1 -1 -2 -4, आगे है 0 1 -6 और -3, देखते रहना। बेटा R3 माइनस 4R2, यहाँ तो फर्क पड़ा नहीं, R3 माइनस 4R2 से 0 हो गया, R3 माइनस 4R2 6 4 जा 24 और 9 कितना होता है भाई, 24 और 9 33। अच्छा जी बहुत बड़ा हो गया है तो कोई बात नहीं, 4 3 जा 12 और 22, 12 के बाद ये 22 आ जाएगा, हाँ जी ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा,
यहाँ पे देखिए बेटा, अब इस 9 को इसकी हेल्प से 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, R4 टेंडिंग टू R4 माइनस 9R2। अब बेटा ये 9R2 वाला ऑप्शन यहाँ लगा देते हैं, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ा। यहाँ देखो 9, इसमें से 9 माइनस हो गया, 0 हो गया। अब इसमें से 9, 9 6 9 से कितना होता है 54, 54 और 12 बेटा, 54 और 12 तो 66 हो गया, ये 66 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये 9 3 जो 27, 27 और 7, 27 और 7 34, 27 हो रहा है, 9 3 जो 27 और 7 34। चलो मान लेते हैं इतना ही है बेटा, ऐसा कुछ आ गया। देखो 0 का इंक्रीजिंग पैटर्न दिखने लगा है ना। अब क्या करें सर, अब चाहो तो मेक A33 को यूनिटी बनाओ, चाहे ना भी बनाओ तो भी काम चल सकता था। कहीं कोई सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ 44 आ जाता तो तुरंत मामला सेट हो जाता। देखो यहाँ पे 44 आ जाता, हमने कहीं गलती करी होगी, चेक करते हैं। 9 3 जो 27 और 7 34 ही हो रहा है, तो यहाँ पे फिर 22 भी हो रहा है, चेक करें जरा। R3 माइनस 4R2, R3 माइनस 4R2, 4 3 12 दूनी 24। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इस 33 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या ना भी डिवाइड करें तो भी काम चल जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करो, कुछ सिली मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कोई सिली मिस्टेक हम लोग देखना चाह रहे हैं, चेक कर लें। देखो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 0 7 माइनस 7, और ये 7 आ गया, 4 9 10, 4 9 10। अच्छा देखो बेटा ये 17 है, यहाँ देखो ये 17 था और यहाँ पर 7 लिखे हुए हैं, ये 17 होना चाहिए। ठीक है, आपने शायद पकड़ लिया होगा, अच्छी बात है बेटा। अब यहाँ पे देखो R4 माइनस 9R2, R4 माइनस 9, 9 3 जो 27 और 17 44। हाँ यही मैं सोच रहा था कि यहाँ 44 आना चाहिए, तो बेटा ये आ गया 44। यहाँ पे देखिए 44। अब देखो आपको यहीं देखने से ही पता चल रहा है इस चीज़ को। मैं हल्का सा एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए, देखिएगा। इस जगह मान लो मैंने लिख दिया R4 टेंडिंग टू R4 माइनस 2 टाइम्स R3। मैंने क्या कहा था, ये कंपलसरी नहीं है, एडवाइजेबल है बेटा। इसकी हेल्प से इसको आसानी से 0 कर सकते हैं। ये इसका 2 टाइम्स है, तो बेटा मैं 2 टाइम्स R3 करूंगा तो देखो ये ऐसे ही इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्जन आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे यूनिटी बनाने की नीड नहीं थी, स्टार्टिंग में जरूरत थी, बाद में नहीं है। 0 1 माइनस 6 माइनस 3 0 0, आपने लिख दिया 33 22 0 0 0 0। बेटा यहाँ देखो क्या ये इक्लॉन फॉर्म आ गई। नंबर ऑफ जीरोज आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड 0 इज अकरिंग एट अ बॉटम ऑफ अ मैट्रिक्स, या 0 रो इज अकरिंग एट अ बॉटम ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो 0 इंक्रीजिंग पैटर्न। आप चाहो तो यहाँ 33 से डिवाइड कर दोगे अगर इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, ये 22/33 हो जाएगा। कोई नीड नहीं है बेटा, रैंक तो आई गई और ये 0 रो नीचे है, तो नंबर ऑफ 0 रोज क्या है, नाउ इट इज इन इक्लॉन फॉर्म, है ना। ये इक्लॉन फॉर्म में आ गई, तो यहाँ पे हम कह देंगे रैंक ऑफ ए। बेटा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की रैंक सेम होती है, ये इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए बताइए यहाँ से कितनी आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यही आपको आंसर फाइनली लिख देना है वहां पर एग्जाम में, बस इतना ही लिख देना। फुल मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब कि ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, 4x4 का था, लेकिन उसकी रैंक 3 आई है। इसका मीनिंग क्या है जानते हो, कि बेटा वो मैट्रिक्स सिंगुलर रहा होगा, वो सिंगुलर रहा होगा तभी रैंक 3 आई है। अदरवाइज अगर रैंक 4 आ रही होती, मतलब वो नॉन सिंगुलर होता, तो रैंक 4 आती। आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लीजिएगा, 0 ही आएगा, तभी रैंक 3 आई है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इजीली। बेटा इसी प्रोसेस को आपको नंबर दे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस का, तो अच्छा रहेगा। ये रहा बेटा क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एन इक्लॉन फॉर्म। ऐसा लिख के आता है साफ साफ, इक्लॉन फॉर्म। कभी क्वेश्चन ऐसे बता नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालिए, तो बेटा अगला लेक्चर हमारा नॉर्मल फॉर्म का ही आएगा। ठीक है, फिलहाल इक्लॉन फॉर्म देखते हैं। तो अब इसका इक्लॉन फॉर्म करने के लिए हमने कहा था फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है। बेटा फ्लो चार्ट क्यों है बता सकते हो, ये फ्लो चार्ट आखिर है क्यों, जिससे कि पिछला जो मैंने कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन कराया था उसको आप आसानी से एक प्रोसेस, एक लाइन लेंथ मिल जाए आपको कि हाउ टू प्रोसीड। सही है ना। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या था, कि अपने मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। बेटा अगर वो आप ऑब्जर्वेशन से ही कन्वर्ट कर ले जाओ, देन देयर इज नो नीड टू फॉलो द फ्लो चार्ट। ऑब्जर्वेशन से अगर हो रहा है तो तब करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अल्टीमेटली इस तरह से इक्लॉन फॉर्म में लाना है, 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 रो बॉटम में। अगर आ रहा है तो नो नीड टू फॉलो इक्लॉन फॉर्म। ये तो क्या है कि जब कॉमन सेंस ना लग रहा हो तब के लिए है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको फ्लो चार्ट से देखो सिखा दिया अच्छे से, है ना, और वो भी बड़ा था। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली तो खुद से करिएगा, हम आपको कॉमन सेंस से करके दिखाते हैं। ऑब्जर्व करा करो मैट्रिक्स को,
देखो आपको जीरो रो को बॉटम में करना है, क्या हल्के फुल्के ऑब्जर्वेशन देख करके ही यहाँ जीरो होता हुआ नजर आ रहा है? इधर देखना बेटा, यहाँ पे 6 + 4 है, ये 10 है बेटा, 1 + 2 3 है, 3 + 6 9 है, 8 में से बन गया 7 है। अरे वाह, R3 का R1 R2 से रिलेशन है बेटा, R3 का R1 R2 से रिलेशन है। इक्लॉन फॉर्म में बदलने के लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम यूनिटी बना ही नहीं रहे। ऐसे ही देखो, देखते हैं ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन, R3 टेंडिंग टू R3 माइनस, और मैंने लिख दिया R1 + R2। क्या कहना है? R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1 + R2। चलो जी जरा बताओ तो, R3 टेंडिंग टू करके ये मैट्रिक्स हुआ क्या? R3 में चेंजेस करना है तो R1 R2 में कोई चेंज हुआ नहीं, तो बेटा ये 6 1 और क्या है 6 1 और 3 8, 6 1 3 8, इतना सही है। फिर अगला क्या है 4 2 6 -1, 4 2 6 -1, ठीक है। अब बेटा R3 में चेंज हो गया, ये तो 0 0 0 आ गया, ठीक है। और एक काम और भी कर सकते थे, आप चाहो तो इससे पहले यहां भी देख सकते थे। यहां देखो 10 और 6 बेटा 16, 3 + 1 4, 9 + 3 12, 7 और 8 15। अरे वाह, R3 R1 से R4 का भी रिलेशन है। तो वैसे मेरी एडवाइस है कि पहले आप R4 को हटाइए, फिर अगले स्टेप में R3 को हटाएंगे। पहले R4 में चेंजेस कर लेते हैं, है ना। अभी बताता हूं क्यों ऐसा किया गया। चलो बेटा, यहाँ पे आपने कहा कि R4 में सर इस तरह का चेंज कर दो, R4 माइनस बेटा R1 और R3 को ऐड कर दो। R1 क्योंकि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन रखने हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये हो गया, R4 में चेंजेस हुए ना, बाकी सब एज इट इज है। 6 1 3 8, देखते रहना। 4 2 6 -1, 4 2 6 -1। R3 में भी फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ। 10 3 9 7, 10 3 9 7, और बेटा लास्ट वाला तो फिर 0 0 0 0 आ गया, इतना सही हो गया। ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, हाँ जी, इसमें लिखना था आपको 10, ठीक। एक रो आपकी देखो 0 रो, क्यों 0 रो बॉटम में आनी चाहिए, इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट करा, पहले R4 को गायब किया। अब बताइए क्या इस R3 को गायब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ R1 एंड R2? हाँ सर, ये तो आसानी से कर सकते हैं, अभी अभी आपने किया ही था। तो R3 माइनस, और यहाँ पे लिख देते हैं R1 + R2। इस ऑपरेशन की हेल्प से A इज इक्विवेलेंट टू दिस न्यू मैट्रिक्स। बेटा इसमें R1 R2 में कोई चेंज हुआ नहीं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 6 -1, ठीक है। अगला देखो 6 + 4 10 था, ये 0 आ गया। जब R3 माइनस R1 + R2 करोगे तो ये सब 0 0 0 फिर से आ जाएंगे, और 0 0 तो आ ही गए थे। देखो रैंक 4 और 3 तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया। अब क्या करना होता है, A11 यूनिटी नहीं भी है तो उसके नीचे 0 आना चाहिए, एक इंक्रीजिंग पैटर्न। हालांकि रैंक तो यहां से निकल गई, लेकिन इन्होंने कहा है कि इक्लॉन फॉर्म निकाली है इसकी। तो इक्लॉन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, हमने कहा था एडवाइजेबल, तो मतलब वो एडवाइजेबल है, तो एक काम करो यहाँ पे अब 1 बनाते हैं इस जगह। तो बेटा हमने क्या कर रहे हैं, R1 टेंडिंग टू 1/6 R1। देखो ये सेकंड टाइप का एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया। तो मैट्रिक्स A विल कन्वर्ट इनटू, हाँ जी, मैट्रिक्स A किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चलो देखो 1 बना रहे हैं तो 1, बेटा ये 1/6 हो गया, ये कितना है 1/2 हो गया, और ये 8/6 का मतलब है 4/3 हो गया, ठीक है। ये एज इट इज है 4 2 6 और -1 0 0 0 0, क्योंकि हमें इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के नंबर मिलेंगे, इसलिए इस तरह से करना पड़ रहा है। अगर खाली रैंक निकालनी होती तो देख करके बता देते कि यहाँ 2 × 2 का ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलेगा बेटा आपको, है ना। या सिंपल कहिए कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 आ रही है, पर अभी इक्लॉन फॉर्म पूरी तरह से बोल नहीं सकते हम। अब देखो इसके आगे क्या करें, अब इस 1 की हेल्प से 0 करेंगे, इसकी हेल्प से। तो ऑपरेशन शुड बी लाइक दैट, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 4 R1। बेटा R2 माइनस 4 R1 के हिसाब से जरा देखें तो मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू, पहला वाला तो पता चल गया 1 1/6 1/2 4/3। आगे देखो बेटा 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है 0, इसमें से 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 4/6 है, तो ये होगा क्या 2 माइनस 4/6, तो 4/6 मतलब 2/3। चलो ऐसे ही देख ले, 6 दूनी 12 में 4 गया 8/6, तो बेटा ये 4/3 हो गया। चलो 4/3। आगे देखो इसमें से भी 4 टाइम्स करना था तो 6 - 2, बेटा ये 2 आएगा, और इसमें से 4 टाइम्स करना था तो -1 माइनस, और 4 टाइम्स करना था तो 16/3, 16 और 3 बेटा 19 होता है 19/3, 19/3। देखो अब ये सब कुछ आपको बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म नजर आ रही है। 0 इंक्रीजिंग पैटर्न के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाद में 0 रो हो गई है। देखो एक 0 मिल गया आपको 1 के नीचे, और उसके आगे 0 रो बॉटम में नजर आ रही है। नाउ इट इज इन इक्लॉन फॉर्म। तो बेटा इसकी रैंक बता दो देख करके, ये कन्वर्जन हो गया। अब सीधे सीधे रैंक बताइए, रैंक आप जानते हो कितनी आएगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज 2। तो फाइनली लिख देना, हेंस दिस मैट्रिक्स इज इन इक्लॉन फॉर्म, सो वी कैन यूज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग रैंक बाय यूजिंग द इक्लॉन फॉर्म मेथड, जो कि आंसर आ जाएगा 2। नॉन जीरो रोज को काउंट कर लीजिए।
जब हम लोग कंपटीशन में जाते हैं तो बेटा इसके अंदर और एनालिसिस करने लगते हैं, आपके लिए उतनी एनालिसिस की नीड नहीं है। किसी को प्रॉब्लम? अब देखो ऑब्जर्वेशन मेथड से भी बदला जा सकता था, पर ये हर बार ऑब्जर्वेशन नहीं लगेगा, इसलिए बेटा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली करा दिया, तो 2 डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब ये बड़ा मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3x3 तक का होगा तो बहुत छोटा है, पर एग्जाम में वो 4x4 या 4x5 ऐसा कोई मैट्रिक्स देते हैं, इससे बड़ा भी नहीं देते क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेटा अब आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि होमवर्क क्वेश्चन क्या है। समरी तो अभी कर लेंगे, समरी फाइनली आपने सीख ही लिया है। रैंक क्या था? पहले तो सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। रैंक क्या होती है? किसी मैट्रिक्स के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है बेटा, उस ऑर्डर को ही मैट्रिक्स की रैंक बोला जाता है। अब इसको ना कॉन्सेप्ट से ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने क्या करा, इसको इक्लॉन फॉर्म से कैलकुलेट करना सीख लिया। लेकिन इक्लॉन फॉर्म क्या होती है? 0 इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और 0 रो बॉटम में हो। फिर उसके बाद हाउ टू व्हाट इज द फ्लो चार्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ गिवन मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म, ये मैंने आपको बता ही दिया था समरी में, उसका मैंने लिखा भी हो। और फिर बेटा उसके बेसिस पे हमने 2 एग्जाम्पल भी कर लिए। होमवर्क क्वेश्चन बेटा ये रहा, ये हैं 2 होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप करिएगा। आंसर मैंने सामने लिखे हुए हैं। कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू एन इक्लॉन फॉर्म, हेंस फाइंड देयर रैंक। देखो मैंने बड़ा मैट्रिक्स दिया है आपको, ये मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5x5 का दिया है। इससे बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं है आपका, कंफर्म है। लेकिन रैंक 2 आएगी, इसका मतलब बेटा इसमें ना 3rd रो 4th रो 5th रो ये 0 0 0 0 हो जाएगी, सब 0 0 हो जाएगी। मैं आपको हिंट देता हूं केवल, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन जल्दी से आपसे बनेगा नहीं, तो हम आपको बता देते हैं। वैसे आप कह सकते हो कि सर ये 10 और 5 15 हो रहा है, तो 11 और 6 तो 17 होता है बेटा, तब तो 16 गायब होगा नहीं, इसलिए ऐसे मत सोचो। यहाँ पे देखो हमने क्या बताने जा रहे हैं, आप ये ना 3 - 4 कर दो, 3 - 4 कर दोगे बेटा ये -1 होगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको पहले 1 बना लो, 1 के हेल्प से बाकी नीचे 0 करना। फिर उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट को 1 बना लीजिएगा। मैं लिख देता हूं, पहले इसको 1 कैसे बनाओगे, देखो हिंट कर रहा हूं आपको केवल। इसको बेटा 1 कैसे बनाओगे, इसको 1 बनाने के लिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -1 आएगा, फिर इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। उसकी हेल्प से नीचे वाले 0 करो। फिर बेटा यहाँ पर इसी तरह से कोई दिमाग लगा के 1 बनाइएगा, उसके नीचे 0 करना, इतने में देखोगे सब 0 हो जाएंगे। देखने से बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बाकी सब ऑटो प्रोसेस में 0 हो जाने हैं। आप इस पे ना सेमेस्टर्स वाला का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका आंसर भी दे सकते हो, वहां से क्रॉस चेक भी हो जाएगा। और बेटा दूसरा तो मैंने देखो 3x4 का दिया है, इसकी रैंक भी 2 ही आ रही है, तो इसमें तो 1 बना ही हुआ है, किस्मत अच्छी है, सीधे सीधे 0 करो, बाकी फिर यहाँ पे 1 बना के 0 करना, रैंक बदल जाएगी, ये लास्ट वाली रो 0 आ जाएगी, कंफर्म है। बेटा कैसे पता चल रहा है? क्योंकि रैंक 2 है, तो इसका मतलब इसके इक्लॉन फॉर्म में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 ही आएंगे केवल। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। बस इन 4 क्वेश्चनों के बाद आप एग्जाम में कर ले जाओगे। अच्छा 1-2 बातें बता देते हैं। कुछ बच्चे मैसेज में देख रहा था, यूट्यूब पे मैसेज आ रहे थे कि सर फिजिक्स भी लाओ, केमिस्ट्री भी लाओ। बेटा सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, टेक्निकल के सब्जेक्ट्स भी आएंगे, ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स क्योंकि कॉमन होता है सब में और हर सेमेस्टर में होता है, इसलिए हम लोगों ने मैथमेटिक्स से चीज़ों को स्टार्ट करा है। तो अभी लगातार आपको मैथ्स के वीडियोज़ मिलते रहेंगे अगले 1-2 महीने तक, जब तक कि सेमेस्टर 1 से रिलेटेड सारी मैथमेटिक्स खत्म ना हो जाएगी तब तक मिलती रहेंगे। कोई बच्चा कहता है सर डेली लाइए, बेटा डेली हम लोग के बिजी शेड्यूल होता है तो डेली तो नहीं आ सकता, लेकिन हफ्ते में 3 वीडियोज आपको मैथमेटिक्स के मिलेंगे, मतलब 3 टॉपिक मैं हर वीक में खत्म कर दिया करूंगा। इस तरह से 2 से 2.5 महीने में आपके सेमेस्टर वाली मैथमेटिक्स में निपटा दूंगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाली। चलो थैंक यू सो मच, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये टेलीग्राम चैनल देखो लिखा है सेमेस्टर्स वाला। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और नॉर्मल फॉर्म का डिस्कशन करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।